हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है और बाकी के क्वेश्चन हमें इस तरफ दिए गए हैं। ठीक है नहीं? तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें हमें 5 पार्ट दिए गए हैं। तो हमें करना क्या है, इन सभी संख्याओं को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। पहले प्रश्न का हल, और पहले प्रश्न में भी हम पहले पार्ट का हल देखते हैं सबसे पहले। तो पहला पार्ट हमें दिया है 140। तो 140 को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम 140 के अभाज्य गुणनफल कर लेंगे। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिये 6, एक बचा कितना होगा 10, 2 पंजे 10। फिर 2 से कटेगा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकन 7। तो हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 140 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है नहीं? तो यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा 2 बार आया है ना। तो 2 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का हल। तो अब हम दूसरे पार्ट का हल करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमें दिया है 156। तो 156 की हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 156, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, कितना बचा, एक बचा, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिये 6, कितना बचा 1, 2 नम 18। अभी 3 से कटेगा, 3 एकन 3 और 3 तिये 9। अभी 13 से कटेगा, 13 एकन 13। तो हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पर भी हमारा 2 2 बार आया है। तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हो गया हमारा दूसरे पार्ट का हल। तो अब हम तीसरे पार्ट का हल देखते हैं। तो तीसरा पार्ट हमें दिया है कितना, 3825। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3825। तो अब हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3825, तो सबसे पहले ये कटेगा 3 से, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, एक बचा कितना हो गया 15, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, एक बचा कितना हो गया 15, 3 पंजे 15। अभी कटेगा 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बचा कितना होगा 25, 5 पंजे 25। फिर ये कटेगा 5 से, 5 एकन 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। तो अभी कटेगा 17 से, 17 एकन 17। तो हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। तो इन्हें हम लिख देंगे गुणा में, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 17। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 हमारा 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 गुणा 5 भी 2 बार आया है तो 5 की पावर भी 2 और गुणा 17। तो ये हो गया हमारा तीसरे पार्ट का हल। ठीक है नहीं?
तो अब हम चौथे पार्ट का हल देखते हैं। तो चौथा पार्ट हमें दिया है 5005। तो अब हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सॉरी, 5 है। तो सबसे पहले 5 से कटेगा 5 एकन 5, 0 को हम ऐसे रहने देंगे। फिर 5 एकन 5। अब ये कटेगा हमारा किससे? 7 से कटेगा। 7 एकन 7, तो कितना बचा? 10 में से 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया। 7 3 21। तो अब ये कटेगा हमारा 11 से। 11 एकन 11, कितना बचा? 3 33, तो 11 3 33। तो अब ये कटेगा हमारा 13 से। 13 एकन 13। तो हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। तो इन्हें हम लिख देंगे यहाँ पर गुणा में। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यहाँ पर कोई भी हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं आया है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा चौथे पार्ट का हल। तो अब हम पांचवें पार्ट का हल देखते हैं। तो पांचवा पार्ट हमें दिया है कितना? 7429। तो 7429 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे 17 से। 17 चौके 68, कितना बचा? 6 बचा, 62 हो गया। 17 3 51, कितना बचा? 11, तो कितना हो गया? 119। 70 7 119। तो अब ये कटेगा किससे? 19 से। 19 दूनी 38, कितना बचा? 5। 19 3 57। और अभी कटेगा 23 से। 23 एकन 23। तो हमारे 1729 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 17, 19 और 23। तो यहाँ पर हम इन्हें गुणा में लिख देंगे। 17 गुणा 19 और गुणा में 23। ठीक है नहीं? तो ये हो गया हमारा पांचवें पार्ट का हल। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है नहीं? और इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, तो हम यहाँ हल लिख लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं हम, और दूसरे प्रश्न के पहले पार्ट का। तो कितना दिया हमें पहला पार्ट? 26 और 91। तो हम यहाँ लिख देंगे 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ कर लेंगे 26। तो 2 से कटेगा सबसे पहले। 2 एकन 2, 2 3 6। अब ये कटेगा 13 से। 13 एकन 13। तो 26 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 13। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 गुणा 13। ठीक है नहीं? इसी प्रकार हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो कटेगा ये 7 से। 7 एकन 7, कितना बचा? 2, 21 होगा। 7 3 21। तो अब ये कटेगा 13 से। 13 एकन 13। तो हमारे 91 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 7 गुणा 13। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 गुणा 13। ठीक है नहीं? तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। ठीक है नहीं? तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड ये जिसको हम इंग्लिश में कॉमन फैक्टर बोलते हैं, वो कितना हमारा? 13। देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एचसीएफ और ब्रैकेट में लिख देंगे 26 91।
क्योंकि 26 और 91 का ही तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो कितना होगा 13, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो ये होगा हमारा आंसर। तो अब हम निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम भी किसका 26 और 91 का ही। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो हमारा कॉमन है उसको तो हम लिख लेंगे एक बार, गुणा, और जो कॉमन नहीं है वो नहीं भी लिख लेंगे। 2 और 7 कॉमन नहीं है, तो 2 और 7 को भी हम लिख लेंगे। तो अब हम गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 26 गुणा 7, 7 छंग 42 का, 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना होगा 182। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है नहीं। तो अब हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो यहाँ लिख लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पर जांच, और जांच में हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं हम कहते हैं ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो ए हमारा क्या है, यानी ए पहली संख्या, तो कितना 26, और बी कितना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है 91, बराबर की जगह बराबर, एचसीएफ कितना हमारा एचसीएफ 13, तो यहाँ लिख देंगे हम 13 गुणा, और एलसीएम, एलसीएम कितना हमारा 182। तो अब हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 91 की 26 से, 6 एकन 6, 6 नम 54 का 54, तो अब 2 से करेंगे, 2 एकन 2, 2 नम 18, जोड़ लेंगे, 6 का 6, 4 और 1 5, और 5 और 8 कितना 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, कितना 2356। देख लेते हैं एक बार गलती तो नहीं हुई, 6 एकन 6, 6 नम 54, और 2 एकन 2, सॉरी 2 एकन 2 आता, यहाँ पर कितना 1 लिख दिया मैंने, तो कितना हुआ 6, कितना है 2366। तो लिख देंगे यहाँ पर 2366, बराबर के बराबर लगाएंगे, 13 से करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल लगा 10, 13 का 13, 13 और 10 कितना होगा 23। तो यहाँ पर भी 2366 आया, और यहाँ पर भी 2366। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। ठीक है नहीं। तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का हल। तो अब हम दूसरे पार्ट का हल देखते हैं। तो हम यहाँ दूसरा पार्ट को लिख लेंगे। तो दूसरा पार्ट में दिया 510 और 92, तो हम यहाँ लिख देंगे 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं हम 510, सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बचा, कितना होगा 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा कितना होगा 10, 2 पंजे 10। तो अब ये हमारा कटेगा किससे 3 से, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1, 3 पंजे 15। तो अब ये हमारा कटेगा 5 से, 5 एकन 5, कितना बचा 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, और अभी कटेगा हमारा 17 से, 17 एकन 17। तो हमारे 510 के अभाज्य गुणनखंड आ गए ये। तो इन्हें हम लिख देंगे यहाँ पर गुणा में, 510 बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 बचा कितना होगा 12,
2 छंग 12, फिर ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिये 6, अब ये कटेगा हमारा 23 से, 23 एकन 23, ठीक है नहीं। तो 92 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 23, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पर भी 2 है देखो, और यहाँ पर भी 2 है, और कुछ देखो कॉमन है क्या, 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ नहीं है, और दूसरा 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर दूसरा 2 नहीं है, पहले ही है, ठीक है नहीं। यहाँ पर 23 है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। तो जो कॉमन है हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक उभयनिष्ठ, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हमारा 2, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है HCF, क्योंकि हमें HCF और एलसीएम तो निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे HCF, इसलिए HCF किसका 510 और 92 का, 510, 92 कितना होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, तो इसे हम लिख देंगे आंसर। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे तथा एलसीएम, और एलसीएम भी किसका 510 और 92 का ही, 510, 92। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो कॉमन है उसको तो आप लिख लेंगे, उसके बाद में जो कॉमन नहीं है उन सबको भी गुणा में लिख लेंगे। 3, 5, 17, 2 और 23 सबको लिख लेंगे। 3, 5, 17 गुणा 2 गुणा 23। तो अब हम इन सबकी गुणा कर देंगे, 2 तिये 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 गुणा 17 गुणा में 23, तो गुणा कर लेंगे। 6 सत्ते 42 का, 2 हाथ से लगा कितना 4, 6 एकन 6 और 4 10, और 0 हमारा यहाँ आ गया, कितना होगा 1020, और ये 23 है। अब 23 से गुणा कर लेंगे, 0 तो हमारा ऐसे आ जाएगा, 23 दूनी 46, 46 का 6 से लगा 4, 23 0 0 और 4 का 4, और 23 एकन 23, कितना आ गया 23,460, ठीक है नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया एलसीएम, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर। और अब हमें ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। देखो यहाँ कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे जांच, और दो संख्याओं को हम मान लेंगे ए गुणा बी बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो पहली संख्या कितनी है हमारी इस बार 510, तो हम लिख देंगे 510 गुणा, और दूसरी संख्या कितनी है 92 बराबर के बराबर एचसीएफ कितना 2, और एलसीएम कितना हमारा 23,460। तो अब हम गुणा कर देंगे इनकी 510 और 92 की। तो यहाँ कर लेंगे 510 में गुणा करने की इससे 92 से, 2 0 0, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकन 9, 9 पंजे 45, जोड़ देंगे 0 2 9 6 और 4, 46,920, 920 बराबर के बराबर 2 से गुणा कर लेंगे। देखो 0 तो हमारा ऐसे आएगा, 2 छंग 12 का, 2 हाथ से लगा 1 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 46,920 और 46,920। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।
ठीक है नहीं। तो ये होगा हमारा दूसरे पार्ट का हल। तो अब हम देखते हैं तीसरे पार्ट का हल। तो तीसरे पार्ट को हम यहाँ लिख लेंगे। तीसरा पार्ट हमें दिया है 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ कर लेते हैं 336। सबसे पहले इसे हम काटेंगे 2 से, 2 एकन 2, कितना बचा, एक बचा कितना हो गया 13, 2 छंग 12, एक बचा कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अभी कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकन 7। तो हमारे 336 के अभाज्य गुणनखंड आ गई ये। 2 आया है हमारा कितनी बार, 4 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा में 3 गुणा 7। ठीक है नहीं। तो अब हमें करना क्या है, इस 54 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 54 यहाँ कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1, कितना होगा 14, 2 सत्ते 14। 3 से काटेंगे, 3 नम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। तो यहाँ पर हमारे 54 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है नहीं। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है। अब देखो और कुछ कॉमन लग रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रही और, ठीक है नहीं। तो छोड़ देंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हमारा पर, देखो 2 है। जितने भी हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उनकी हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो लिख लिया। और गुणा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसको भी लिख लिया हमने। तो अब हम इनकी गुणा कर देंगे, 2 3 6। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है, HCF, क्योंकि हमें HCF और LCM निकालना है। तो हम ये लिख देंगे, इसलिए HCF किस किस का, 336 और 54। 336, 54 कितना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या होता है, HCF 6 होगा। तो हम लिख देंगे आंसर। तो अब हमें निकालना क्या है, LCM। तो हम यहाँ लिखेंगे LCM, और LCM भी किस किस का, 336 और 54 का ही। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो हमारा कॉमन है उसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 3 बार 2 रह गया हमारा, और 7। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 7। तो यहाँ पर हमारा 3 हमारा 2 बार बच गया, तो इसको भी लिख लेंगे गुणा 3 गुणा 3। अब हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे आपस में। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 3 3 9, 9 7 63, यानी 48 गुणा 63। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे इसकी 48 गुणा 63 की। 48 गुणा 63, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। अच्छे से गुणा करेंगे, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, जोड़ लेंगे 4 का 4, 4 और 8 12,
का 2 हासिल लगा 1, 2 और 8 10 का सिर्फ हासिल लगा 1, कितना हो गया 3024। तो यहाँ लिख देंगे हम 3024। तो यही हमारा क्या हो गया एलसीएम, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर। ठीक है नहीं। तो अब हम यहाँ जांच कर लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो यहाँ लिख देंगे जांच, तो दो संख्याओं को हम मान लेंगे ए गुणा बी बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या कितनी है 336, तो ए की जगह 336 और बी कितना 54, बराबर की बराबर लगाएंगे एच सी एफ कितना 6 और एलसीएम कितना 3024। गुणा कर लेंगे 336 में 54 से, तो 336 में हम 54 से गुणा करेंगे, 4 संग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब 5 से कर लेंगे, 5 छंग 30 का सी 12 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 घन 5 और 1 6, सॉरी 5 तिया 15 और 1 16। जोड़ लेंगे 4 का 4, 4 का 4 और 3 और 8 कितना हो गया 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 6 कितना हो गया 8 और 1 का 1 18,144। तो यहाँ लिख देंगे 18,144 बराबर के बराबर। अब 6 से गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 0 0 और 1 का 1 और 6 तिया 18, 18,144 और इधर भी कितना है 18,144। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है नहीं। तो ये होगा हमारा तीसरे पार्ट का हल। तो इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट का हल करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हल। हल में पहले पार्ट कितना दिया 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 12 को कैसे लिखा, 12 के हमने क्या करें अभाज्य गुणनखंड, 2 तिया सॉरी 2 छंग 12, फिर दूसरा काटेंगे 2 तिया 6 और 3 एकन 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर हमने 2 गुणा 2 गुणा 3 ही लिखा है। इसी प्रकार हम 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 15 को काटेंगे हम 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 का 5, तो कितना आ गया 3 गुणा 5। इसी प्रकार हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 से काटेंगे 3 7 21 और 7 से काटेंगे 7 एकन 7, तो कितना आया 3 गुणा 7। तो अब हमें यहाँ आगे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हमारा यहाँ पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारा यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ हम लिख देंगे एचसीएफ किस किस का 12 15 और 21 का, 15 और 21 का कितना होगा 3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर।
इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं एलसीएम, और एलसीएम किसका? 12, 15, 21 का ही। कैसे निकालते हैं? जो कॉमन होता है उसको तो हम लिख ही लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उनको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणा 2, 5 गुणा 7, ये सब बचा हुआ तो इसको भी हम लिख लेंगे गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, ये कितना हो गया? 420। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है नहीं? तो अब हम दूसरे पार्ट का हल देखते हैं। तो दूसरे पार्ट को हम यहीं हल कर देते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमें दिया 17, 23 और 29। तो यहाँ हम लिख लेंगे 17, 23 और कितना? 29। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17। इसी प्रकार हम 23 को लिख सकते हैं 1 गुणा 23, और 29 को लिख सकते हैं 1 गुणा 29, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं ही हैं, 17, 23 और 29। तो इसलिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड और नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29 लिखा, क्योंकि एक तो हम किसी भी गुणा में लगा सकते हैं। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर कॉमन क्या है? देखो ध्यान से देखेंगे तो आप, तो यहाँ पर हमारा कॉमन है 1। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1। तो इसलिए HCF किसका? 17, 23 और 29 का कितना होगा? 1। इसी के साथ एलसीएम कितना होगा इसका? लिख देंगे एलसीएम किसका? इसका ही। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसको तो हम ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनकी भी गुणा कर लेंगे। तो 17, 23 और 29, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11,339। चाहे तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कर नहीं रहा। ठीक है नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरे पार्ट का हल। तो HCF कितना हो गया? 1, और एलसीएम कितना आ गया? 11,339। ठीक है नहीं? तो अब हम तीसरे पार्ट का हल देखते हैं। तो तीसरे पार्ट को भी हम यहीं हल कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट हमें दिया है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करके देख भी सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। इसी प्रकार हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इनकी गुणा में सबकी 1 लिख लेंगे। ठीक है नहीं? जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लिख लेते हैं, तो 1 ही कॉमन हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1। तो इसलिए HCF किसका? 8, 9 और 25 का कितना होगा? 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम तथा LCM, और एलसीएम किसका? इसका 8, 9 और 25 का ही। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है उसको हम ऐसे लिख देंगे, और गुणा में जो कॉमन नहीं आया है
उन्हें भी लिख लेंगे। 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 × 2 गुणा 3 × 3, 3 × 3 और गुणा में 5 × 5। तो कितना हो गया 8 × 9 × 25। तो सबकी गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 × 72 गुणा 25। तो 25 से गुणा कर लेंगे, 25 दूनी 50 का 80 से लगे 5, 25 सत्ते 175, 25 संग 150 होता है ना, तो 25 सत्ते 175, 175 और 5 कितना हो गया 180, कितना आ गया 1800। तो यही हमारा क्या हो गया एलसीएम, और एचसीएफ हमारा 1 हो गया। तो इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। तो चौथे प्रश्न में हमें दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 कितना 9 दिया गया है, और एलसीएम इसका ही हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है, कितना दिया है एचसीएफ 306 657 कितना दिया 9 दिया है, और एलसीएम हमसे पूछा है, एलसीएम इसी का। तो यहाँ में लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दो संख्या हमारे पास क्या है 306 और 657, तो इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे। तो ये कितना हमारा 306। आप किसी को भी ए और बी मान सकते हैं, लेकिन जो पहले है उसको मैंने ए मान लिया और जो बाद में है उसको हमने बी मान लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 657 बी की जगह लिख देंगे बराबर एचसीएफ। अब एचसीएफ किसका, एचसीएफ जो है इनका ही। तो एचसीएफ कितना दिया हमें 9 दिया है, हम लिख देंगे अपन 9, और एलसीएम हमें निकालना है। तो अब इसको 9 को इधर ले आएंगे, तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर इधर कितना बचा एलसीएम। तो अब हम 9 से काट लेंगे, 9 का 9, 9 सत्ते 63, कितना बचा 65 है ना, 2 बचा 27, 9 दिए 27, तो 73 आ गया। तो अब हम यहाँ पर कर लेंगे इसकी गुणा, 306 में गुणा कर लेंगे 73 से, 3 छंग 18 का 8 से लगा 1, 3 0 0 1 का 1, 3 3 9। अब गुणा करेंगे 7 से, 7 छंग 42 का, 2 से लगा 4, 7 0 0 4 का 4 और 7 3 21, जोड़ लेंगे 8 3 9 4 13, 13 का 3 से लगा 1, कितना होगा 2 और 2, 22,338 हो गया, 22,338 हो गया। और इधर कितना चल गया एलसीएम, एलसीएम तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे या एलसीएम। तो अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं किस किस का निकाला आपने 306 657, कितना होगा 22,338, 22,338। तो यही हमसे पूछा था इसने, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये चेक करना है हमें, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो संख्याएं अंक शून्य पर समाप्त होती हैं उनके लिए क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर मैं जैसे संख्याएं ले रहा हूँ 10 20
और 100। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, ठीक है नहीं। इसी प्रकार मैं 20 को लिख सकता हूँ 2 × 10, और इसको दोबारा से लिख सकता हूँ 2 गुणा, और इस 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, ठीक है नहीं। इसी प्रकार मैं इस 100 को लिख सकता हूँ 10 × 10, और इस पहले 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5 गुणा, और इस दूसरे 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो संख्याएं अंक शून्य पर समाप्त होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों में हमें 2 × 5 जरूर मिलेगा। देखो यहाँ पर भी 2 × 5 है, और यहाँ पर भी 2 × 5 है, और यहाँ पर भी 2 × 5 है। यहाँ पर 2 बार 2 × 5 आया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक बार जरूर आएगा ऐसी संख्याओं में जो अंक शून्य पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ से हमें ये बात पता लग गई कि ऐसी संख्याएं जो अंक शून्य पर समाप्त होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 5 का पेयर बनेगा, ठीक है नहीं। तो अब हम यहाँ हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद हमें यहाँ लिखना है कि यदि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 5 अवश्य आएगा, ठीक है नहीं। यदि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 5 अवश्य आएगा, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया था, ठीक है नहीं। तो अतः हम लिख सकते हैं जो 6n है उसको हम लिख सकते हैं बराबर, अब 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएंगे 2 × 3, पावर चल रही है n, तो 6 को हमने लिख दिया 2 × 3 और पावर हमारी n चल रही थी। यहाँ पर आप करके भी देख सकते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 = 6, 3 से कटेगा 3 × 3, तो कितना आएगा 2 × 3, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या आ रहा है 2 × 3, और हमें चाहिए 2 × 5, यानी 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर चूंकि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 5 नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सके, ठीक है नहीं। तो ये होगा हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल। तो अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। तो इसमें हमसे कहा गया है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, पहले आप जानो अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से घटती हैं, जैसे 2 है तो 1 से घटेगा और स्वयं 2 से ही घटेगा, इसके अलावा ये तीसरी संख्या से नहीं घटेगा, तो इसलिए ये क्या हो गई एक अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या इसकी उल्टी होती है, नहीं ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा
और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती हैं। जैसे 6 ले लो, तो 6 जो है देखो 1 से तो कटेगा ही, और 6 स्वयं 6 से भी कटेगा, और इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। यानी खुद के अलावा और 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी आ गए, तो इसलिए ये क्या हो गई, एक भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होगा, 1 और वो स्वयं संख्या होगी। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। सबसे पहले हल, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13। तो गुणा वाला एक पद माना जाएगा, एक पद ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कितना बचा, 7 गुणा 11, तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 11 सत्ते 77 और प्लस यहाँ कितना बचा 1, क्योंकि 13 हम कॉमन ले चुके हैं। तो 13 गुणा 78। जब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 13 अट्ठे 104 का 4 हासिल लगा 10, 13 सत्ते 91, 91 10 कितना हो गया 101। तो कितना आ गया 1014। तो आप देखो ये स्वयं से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, लेकिन 1 के अलावा ये अन्य संख्या 2 से भी कट रही है, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट रही है। तो इसलिए ये हुई एक भाज्य संख्या। अगर नहीं कटती, स्वयं से कटती और 1 से कटती, तो क्या होती है अभाज्य संख्या। लेकिन तीसरी संख्या से भी कट रही है ना, तो इसलिए क्या होगी भाज्य संख्या। और हमें यही बताना था कि भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है नहीं। इसी प्रकार हम लिख लेंगे दूसरी संख्या को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ पर एक ये पद होगा, एक ये, तो इनमें 5 कॉमन आ गया यहाँ पे यहाँ पे। तो 5 को हम निकाल लेंगे बाहर। कितना 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 1। 5 गुणा कर लेंगे, 1 दूनी 2 2 3 6 6 चौक 24 7 छंग 42 42 और 24 24 दूनी 48 का 8 हासिल लगा 4 24 चौक 96 और 4 100। कितना आ गया 1008। 1008 और प्लस में 1। 5 गुणा 1009 गुणा कर देंगे, 2 पंजे 45 0 9 का 9, सॉरी 5 जन्म 45 0 और 5 जगह 5, कितना आ गया 5045। ठीक है नहीं। तो देखो ये 1 से भी कट रहा है और स्वयं 5045 से भी कट रहा है, और इसके अलावा ये 5 से भी कट जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या। तो हम लिख देंगे भाज्य संख्या है। ठीक है नहीं। तो इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो अब हम प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लो एक मैदान बना लिया हमने वृत्ताकार पथ वाला। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया को तो 18 मिनट लग रहे हैं चक्कर लगाने में पूरा, और रवि को कितने लग रहे हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया है हमारा, वे दोनों एक ही स्थान मान लेते हैं, वो यहाँ से चल रहे हैं, एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। तो सोनिया को लग रहे हैं कितने 18 मिनट एक चक्कर लगाने में इस मैदान का चारों तरफ, और रवि को लग रहे हैं कितने 12 मिनट। तो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो मान लो वो इधर चल रहे हैं ऐसे, सही है नहीं। तो जब देखो
रवि चलेगा तो रवि तो 12 मिनट में चक्कर लगा देगा इसका एक, और दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में। इसी प्रकार जब ये सोनिया चलेगी तो पहला चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट में। यानी 36 मिनट में देखा हमने तो 36 मिनट में ये लगा देगा 3 चक्कर, और ये लगा रही है 36 मिनट में 2 चक्कर। ठीक है नहीं, तो 3 चक्कर लगाएगा तो देखो यहाँ पर ही आ जाएगा। एक चक्कर में कितना लगाया, 12 मिनट में एक चक्कर, 24 मिनट में दूसरा चक्कर, और 36 मिनट में तीसरा चक्कर, नहीं भी आ गया। और इसी प्रकार अब ये सोनी चल रही है यहाँ से 18 मिनट में एक चक्कर और 36 मिनट में दूसरा चक्कर, यानी 36 मिनट में इनने 3 लगा दिए रवि ने, और इसने लगा दिए 2, यानी 36 मिनट बाद दोनों यहाँ मिल जाएंगे। और यही हमसे पूछा है। आंसर तो हमारा कितना आ गया, 36। लेकिन हमें इसको मैथमेटिकल तरीके से करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितना, 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 12 मिनट। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि वे दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए दोनों समयों का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात, तो पहला समय कितना, 18, तो 18 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर, 2 नंबर 18, 3 3 9, 3 1 3, कितना है, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड भी कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हम ये निकालेंगे एलसीएम, इसलिए लिखेंगे एलसीएम, और एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का, 18, 12 कितना होगा। पहले तो देखेंगे कॉमन कितना, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो जो कॉमन है उन्हें ले लेंगे, 2 गुणा 3, और उसके बाद में जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे, 3 गुणा 2 गुणा कर लेंगे, 2 दिए 6, 6 दिया कितना होगा, 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट। ठीक है नहीं, ये हो गया आंसर। तो यहाँ हिंदी में लिख देंगे जैसे उसने पूछा हमसे, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है नहीं, तो इसी के साथ ही प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।